नमस्कार। आज नीतीश कुमार ने एक वर्चुअल रैली की पटना में। जाहिर है कि चुनाव का बिगुल वहाँ बज चुका है, जैसे हिंदी न्यूज़ चैनल्स वाले अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें वही बातें कही जो सब पहले से ही जानते हैं। हाँ, सुशांत सिंह की जगह सुशांत बोल गए वो। बहरहाल इस वक्त बिहार में जो चुनाव का मुद्दा बनकर उभर रहा है वो कोई और मुद्दा नहीं है। वो बेरोज़गारी नहीं है, वो कुपोषण नहीं है, वो गरीबी नहीं है, वो जो प्रवासी मज़दूर वापस आए उनकी सेहत नहीं है। मुद्दा है सुशांत सिंह। तो बीजेपी का जो कल्चरल सेल है उसने पोस्टर वगैरह बनवाए हैं। पोस्टर पे लिखा हुआ है, ना भूले हैं ना भूलने देंगे। कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ बीजेपी बिहार, और सुशांत सिंह का फ़ोटो है। सुशांत सिंह एक एक्टर रहे हैं जिनकी मौत को लेकर आजकल पूरे मीडिया में खलबली मची हुई है, जैसे कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा सिर्फ एक ही है। बहरहाल दिख रहा है कि बिहार का चुनाव जो 26 नवंबर 2020 तक नई सरकार होनी है, अगर हम पिछले चुनाव की तारीख से जाएं, 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पिछले चुनाव हुए थे, तो अक्टूबर में चुनाव होने हैं। तो जो मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है वो सुशांत सिंह, जबकि बिहार की हकीकत मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में बहुत ज़ोर शोर से बिज़नेस रैंकिंग का डेटा जारी किया था फिनेंस मिनिस्ट्री ने, तो बिहार उसमें 36 राज्यों में से 26वें नंबर पर है, जहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जहाँ धंधा व्यापार आराम से किया जा सके, तो 26वें स्थान पर है। ठीक है। उसके अलावा ये 5 सितंबर को ये डेटा जारी किया गया है। हालांकि झारखंड जो है, जो पहले बिहार का हिस्सा था, वो 5वें नंबर पर है, बिहार 26वें नंबर पर है। बिहार सबसे नीचे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है 2019, ये नीति आयोग ने जारी किया था दिसंबर 2019 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो ऐसे जो टारगेट हैं, ऐसे जो उद्देश्य हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो विकास, ऐसा विकास जो किया जा सके, उसके मापदंड पे बिहार सबसे नीचे है। उसके अलावा शिक्षा का अगर हम देखें, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसने NIRF नेशनल का डेटा जारी किया है। NIRF माने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके ज़रिए क्या होता है कि देश के जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, उनको रैंकिंग दी जाती है अलग अलग कैटेगरी में कि टॉप के कॉलेजेस कौन से रहे। और बहरहाल उसमें रैंकिंग में जो डेटा आया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाता है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में IIT पटना जो है 2016 में 10वें नंबर पर था। ये फिसल कर 19वें नंबर पर पहुंच गया 2017 में, और भी नीचे चला गया 2018 में 24वें नंबर पर, और फिर थोड़ा ऊपर आया 2019 में 22वें नंबर पर, और 2020 में 26वें नंबर पर है IIT पटना। बाकी जितने भी और इंस्टीट्यूट्स हैं बिहार के, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने किसी भी रैंकिंग में, किसी भी कैटेगरी की रैंकिंग में जगह नहीं पाई है। अच्छा, फिर बिहार के पास एक IIM भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया में है, और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स पटना में है, लेकिन इन दोनों को भी कहीं पर भी जगह नहीं मिली है। फिर शिक्षा पर जो एक रिपोर्ट है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो बताती है कि बिहार 70.9% गिरावट है शिक्षा के क्षेत्र में, और 3rd वर्स्ट अमंग ऑल स्टेट्स इन इंडिया। दुनिया की भारत की सबसे बुरे जो राज्य है शिक्षा के स्तर पर, उसमें 3रे नंबर पर बिहार है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग रिपोर्ट, उसके मुताबिक 2019-2020 की रिपोर्ट है ये नीति आयोग की, कि गरीबी सबसे ज़्यादा बिहार में है इस वक्त। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा मैं और भी बताता हूँ हकीकत क्या है बिहार की इस वक्त। इंडिया स्टेट लेवल डिजीज़ बर्डन इनिशिएटिव है, उसने मई 2020 में रिपोर्ट जारी की है। उसमें ये कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की सबसे ज़्यादा मौत बिहार में होती है, 1,41,500, हाँ, जिसमें 75,300 मौत जन्म के वक्त ही हो जाती है, पैदा होते ही। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये स्मृति ईरानी जिसकी मंत्री हैं, ये रिटर्न रिप्लाई दिया स्मृति ईरानी ने संसद में
उन्होंने कहा कि 48.3% बिहार के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से नीचे है, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम आधी पॉपुलेशन बच्चों की बिहार में, उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो जिस्म है, उनकी ग्रोथ है वो स्टंटेड है, मतलब ठूंठ की तरह है, वो रुकी हुई है, वो बढ़ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, उन्हें पोषण अच्छा नहीं मिल रहा, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा। ये है डेटा रिलीज बाय, फिर ये और देखिए सरकारी डेटा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उनका कहना है कि बिहार पर कैपिटा इनकम जहाँ तक की बात है सबसे नीचे बिहार है, 43,822 रुपये 2018 सन 2018-2019 की फिगर है हर साल। लेकिन इस वक्त जो मुद्दा बनकर उभरा है वो है सुशांत सिंह। तो वापस आते हैं पोस्टर पर जो कहता है न भूले हैं न भूलने देंगे, और कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ बीजेपी बिहार। उन्होंने हालांकि ये कहा है कि मतलब ये इमोशनल इशू है उनके लिए, भावनात्मक है, ये राजनीतिक इशू नहीं है। और क्योंकि इतना भावनात्मक है, इन्होंने जितनी समस्याएं मैंने गिनाई हैं इन पर कोई पोस्टर नहीं बनवाए, कोई स्टिकर नहीं बनवाए, कोई मास्क नहीं बनवाए, लेकिन इस भावनात्मक मुद्दे के लिए 25,000 कार स्टिकर्स बनवाए गए हैं, ना भूले हैं ना भूलने देंगे सुशांत सिंह की फ़ोटो के साथ, और 30,000 मास्क बनवाए गए हैं, ना भूले हैं ना भूलने देंगे, क्योंकि मामला भावनात्मक है। चांस की बात है कि मतलब इसको राजनीतिक कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, वरना भावनात्मक है। तो क्या ये सारे मामले भावनात्मक नहीं है? बेरोज़गारी, गरीबी, बच्चों की मौत, हाँ, क्राइम का आपको बताऊँ, मैं थोड़ा सा क्राइम का बताता हूँ। ये NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसने अपना डेटा जो पब्लिक किया 2018 तक का किया है, 2019 का अभी भी आना बाकी है। 2018 का डेटा कहता है कि 1,96,911 क्रिमिनल केसेस बिहार में दर्ज हुए। मध्य प्रदेश में 2,48,354, महाराष्ट्र में 3,46,291 और उत्तर प्रदेश में 3,42,355 ज़्यादा केसेस थे बिहार के मुकाबले। लेकिन बिहार में जो है चौथे नंबर पर बिहार है, कि बिहार इज़ एट द टॉप पोजीशन, सबसे ऊपर आता है जहाँ कम्युनल फ़िरका परस्ती और धर्म से जुड़ी हिंसा होती है, वहाँ पर बिहार टॉप पर है। और बिहार का नंबर पहला आया है कि 167 कम्युनल जो दंगे हुए हैं, फ़िरका परस्ती के दंगे हुए हैं सन 2018 में। क्या ये भावनात्मक मुद्दे नहीं हैं? हाँ, इनके लिए कोई मास्क क्यों नहीं बनवाते, या इनके लिए कोई स्टिकर क्यों नहीं बनवाते, पोस्टर क्यों नहीं छिपाते? ना भूले हैं ना भूलने देंगे। लग रहा है कि चुनाव एक बार फिर असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर इस तरफ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम चुनाव में हुआ था, शहादत के नाम पर वोट मांगे गए थे। अब इसमें शहादत तो नहीं है, लेकिन भावनात्मक मुद्दा है। 2 दिन पहले देश के मुख्तलिफ हिस्सों में जो बेरोज़गार नौजवान हैं, और ऐसे नौजवान हैं जो भी इम्तहानों के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरियों के लिए उन्होंने दिए हैं। सरकारी नौकरियां चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हों, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की हों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की हों, नॉन टेक्निकल, हाँ, नतीजे नहीं आए उनके अभी, परीक्षा हो चुकी है, इम्तहान हो चुके हैं। और बेरोज़गार लोगों ने पूरे देश में जगह जगह ताली और थाली बजाई। दरअसल 22 मार्च को प्रधान सेवक ने ये आइडिया दिया था कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, उनके सम्मान के लिए अपनी अपनी खिड़कियों में ताली और थाली बजाओ। उसी की तर्ज पर इन लोगों ने सरकार से अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कि बेरोज़गारी इतनी फैल रही है, सरकार का ध्यान नहीं है, अगर है भी तो क्या उसके बस का है कि हमें नौकरी दिलवाए, ताली और थाली बजाई, जगह जगह पर बजाई। ये देखिए किस तरह से असली समस्याएं उभर कर सामने आती हैं। किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल में इसका जिक्र नहीं है कि पूरे देश में जगह जगह हुआ ऐसे। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बढ़ गई है, शहरी भी, शहर के इलाकों में भी और गांव के इलाकों में भी। शहर के इलाकों में 9.83% और गांव के इलाकों में 7.6%। ये है ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, उसमें 8.35 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि जुलाई में ये 7.43 था। ये CMIE का डेटा है, ये 1 सितंबर को रिलीज़ हुआ है।
CMI बहुत ही रिस्पेक्टेड संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, बहुत गंभीरता से इसको लिया जाता है। महेश व्यास इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस वक्त हरियाणा में है, त्रिपुरा में है, राजस्थान में है, गोवा में है, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और बिहार में है। जो तनख्वाहशुदा जो लोग थे उनकी नौकरियाँ 6 करोड़ 84 लाख तक आ गई अप्रैल में लॉकडाउन की वजह से। ये जो 8 करोड़ 61 लाख थी 2019-20 के पूरे उसमें साल में। बहरहाल नौकरियां गिर गई हैं और नौजवान सड़कों पर उतर रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब जब भी नौजवान सड़कों पर उतरा है, सरकारों के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। सन 1974 में नवनिर्माण आंदोलन हुआ था गुजरात में, तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज था गुजरात का, वहाँ पर जो फ़ीस बढ़ा दी गई थी 20%, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया था। मनीषी जानी एक बहुत बड़ा नाम थे उस वक्त उस आंदोलन के, वो अभी भी हैं शांत, अपना वो प्राइवेट सिटीजन की ज़िंदगी जीते हैं। तो चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे उस वक्त गुजरात के, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। इंदिरा गांधी की सरकार थी यहाँ पर, इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन उसको विपक्षी पार्टियों ने उठाया उस मुद्दे को, उस आंदोलन को, और ये बात पटना पहुँच गई। अब देखिए बिहार के नौजवान ने क्या किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और ऐसे ऐसे नाम निकले वहाँ से जिनसे बहुत उम्मीदें थी कि ये भला करेंगे देश का, जैसे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, ये क्या नाम, रामविलास पासवान। बहरहाल इनका क्या हश्र हुआ उस पर भी हम आखिर में आएंगे, आप जानते ही हैं। तो ये सारे वहाँ से निकले। फिर उसके बाद सन 75 में जब इमरजेंसी लगी तो स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, यूनिवर्सिटीज़ में, जगह जगह पर, मतलब पूरे भारत में अंडरग्राउंड प्रोटेस्ट हुए, इश्तिहार बांटे जाते थे इमरजेंसी के ख़िलाफ़, मतलब, और 300 के करीब यूनियन लीडर्स हुआ करते थे। अरुण जेटली भी उनमें एक थे, और जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ये मूवमेंट चली। उसके बाद आसाम एजिटेशन पर आइए आप, 1979 1985 तक ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, भृगु फुकान, प्रफुल्ल महंता, ये छात्र नेता थे। इन्होंने पूरा एजिटेशन चलाया आसाम में, और उसके बाद राजीव गांधी के साथ समझौता हुआ और फिर ये मुख्य धारा में आ गए। उसके बाद कहाँ गए मालूम नहीं। फिर आप एंटी मंडल एजिटेशन देखिए, वहाँ पर भी नौजवान और छात्र सड़कों पर उतरे थे। तब वीपी सिंह की सरकार थी, वीपी सिंह को इस्तीफ़ा देना पड़ा था जब बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था उनसे। तो जब जब छात्र उतरा है, नौजवान उतरा है सड़कों पर, सरकारों के लिए खुशखबरी नहीं होती, बुरी खबर होती है। वक्त रहते सरकारें चेत गई होती उस वक्त की और इस वक्त की, तो ऐसे बहुत सार नौबत ना आती जो हालात देखने पड़े लोगों को। अब रही बात उन महान सितारों की, क्रांतिकारी नेताओं की, जो इमरजेंसी से निकले और समाजवाद की भूमिका से निकले, समाजवादी भूमिका से निकले, पृष्ठभूमि से निकले। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती। तो जिंदा कौमें तो नहीं करती, हमने देखा कि कौम तो सड़क पर उतर कर आ जाती है, लेकिन इनके जो क्रांतिकारी नेता थे वो क्या करते रहे पिछले 40-45 सालों में, बल्कि हमारे खर्चे पर लटेन जोन में पड़े रहे हैं, कभी सरकार में कभी विपक्ष में। जितने नाम मैंने लिए हैं ज़रा देखिए, अपने अपने छोटे छोटे वो पार्टियां बनाकर कभी विपक्ष में कभी सरकार में 45 साल से लटेन जोन के बंगलों में रह रहे हैं। बस बंगले ही चेंज हुए हैं और बेंचेस चेंज हुई हैं संसद में, इनकी ज़िंदगी चलती रही है। वाकई जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती। जिंदा कौमों के क्रांतिकारी नेता 45 साल तक सरकारी खर्चे पर, यानी जनता के खर्चे पर, सरकारी बंगलों में पड़े रहते हैं। हमेशा की तरह आज के शो का समापन एक कविता से। ये कविता का शीर्षक है बम्बई, तब मुंबई नहीं था, बम्बई, और अली सरदार जाफरी ने ये लिखी है। आजकल मुंबई का जिक्र बहुत चल रहा है। एक एक्टर है हमारे यहाँ की, बॉलीवुड फिल्मों में काम करती हैं, उन्होंने मुंबई को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कह दिया है। बहरहाल मुंबई एक ऐसा शहर है जो मतलब सालों साल से, मतलब लाखों लोगों को रोज़गार देता है, उनके सपने पूरे करता है, मौका देता है, बहुत ही मतलब वाइब्रेंट सिटी है। और अली सरदार जाफरी साहब क्या लिखते हैं बम्बई के बारे में, मैं सुनाता हूँ आपको। अर्ज़ किया है, शायद वो एक्टर भी सुन लें तो समझ आएगा उनको। न जाने क्या कशिश है बम्बई तेरे शबिस्ता में, है जाने न जाने क्या कशिश है बम्बई
तेरे शबिस्ता में कि हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए हैं। न जाने क्या कशिश है बम्बई तेरे शबिस्ता में कि हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए हैं। पपीहे बोलते हैं कूकती हैं कोयले जिनमें, पपीहे बोलते हैं कूकती हैं कोयलें जिनमें, हमारे दिल पे उन गाते हुए बागों के साए हैं। न जाने क्या कशिश है बम्बई तेरे शबिस्ता में कि हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए हैं। हमारे जिस्म कुंदन हो गए हैं तेरी किरणों से, क्या क्या मतलब ट्रिब्यूट है शहर को। हमारे जिस्म कुंदन हो गए हैं तेरी किरणों से, तेरे चश्मों की चांदी ने हमारे मुंह धुलाए हैं। तेरे चश्मों की चांदी ने हमारे मुंह धुलाए हैं। तेरे जिंदा की तारीकी में रातें हमने काटी हैं। जिंदा माने जेल, तारीकी माने अंधेरा। तेरे जिंदा की तारीकी में रातें हमने काटी हैं, तेरी सड़कों पे सोए तेरी बारिश में नहाए हैं। न जाने क्या कशिश है बम्बई तेरे शबिस्ता में कि हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए हैं। कभी अश्कों के तारे यास की पलकों से टूटे हैं, आंसू निराशा के आंसू भी बहे हैं। कभी अश्कों के तारे यास की पलकों से टूटे हैं, कभी उम्मीद के दामन में मोती जगमगाए हैं। न जाने क्या कशिश है बम्बई तेरे शबिस्ता में कि हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए हैं। मगर फिर भी हमारा आलम मेहरो वफ़ा ये है, मगर फिर भी हमारा आलम मेहरो वफ़ा, आलम मेहरो वफ़ा का मतलब है कि हमारी दया और प्रेम को निभाने का ये जो पूरा तरीका है। मगर फिर भी हमारा आलम मेहरो वफ़ा ये है कि तुझको लखनऊ की तरह सीने से लगाए हैं, कि तुझको लखनऊ की तरह सीने से लगाए हैं। न जाने क्या कशिश है बम्बई तेरे शबिस्ता में कि हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए हैं। जो लोग भी बॉम्बे जाते हैं, मुंबई जाते हैं रोज़ी रोटी की तलाश में और बन जाते हैं कुछ, कम से कम अपने उस शहर के तरफ नाशुक्रापन नहीं दिखाना चाहिए। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।